बहुत सी जो भी हमारी नींव रखी गई थी, बुद्ध ने रखी हो या किसी भी धर्म में आप चले जाओ, हमें शायद उसको अब इस तरीके से परोसना है कि ताकि आध्यात्म और हमारी प्रवृत्ति और प्रकृति और प्रभु किसी चार कोनों में ना दिखाई दे। और यही कारण है, और ये इसलिए होता है कि हम इतनी भोगवादी सभ्यता की तरफ जा चुके हैं, हम ये भूल गए कि प्रकृति का नियम है, द लॉ ऑफ नेचर सेज कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर। और अब देखिए, प्रकृति ने तो ये नियम बनाया कि जो भोगे वो जोड़े। अब आप बताइए कि आप कितना भोगते हैं प्रकृति को और आपने कितना स्वयं जोड़ा। और यही आध्यात्म भी है, यही दर्शाता भी है कि आपने अपने हिस्से में, अगर आप जाके जंगल नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप शहरवासी हैं, आपको पानी पंप के माध्यम से जानते हैं या ओवरहेड टैंक से, तो कम से कम आप कम पानी का उपयोग कर सकते हैं, तो आप प्रकृति को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप मिट्टी, हवा, जंगल के प्रति अपने आप जुटाएं, जो हमारे आध्यात्म का हिस्सा भी। स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट, आपकी स्पिरिट है, और आपकी स्पिरिट सो चुकी है, वो भोगवादी सभ्यता की तरफ पूरी तरह जा चुकी है। अगर आप फिर भी समझते हैं कि आपको कहीं जुड़ना है, तो आपको क्या सोचना है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ त्याग दीजिए। त्यागो ही सर्वस्व नानि हन्ते। अगर आप एक भी चीज छोड़ दें जिसका पर प्रकृति का बोझ हो। अब आप देखिए ना, एक एक आदमी के पास 8-8 जोड़ी जूते हैं, पैर 2, 8 जोड़ी जूते। अब सवाल ये पैदा होता है, बाकी 7 कौन पहनेगा? आप ही ने पहने, लेकिन उसका दबाव दुनिया के किसी कोने में पड़ चुका। आप कोई भी जानवर दुनिया में देखिए जो संग्रह करता हो, उन्होंने, वो आज प्रकृति के वाहक है, वो है स्पिरिचुअलिज्म। उसकी अंडरस्टैंडिंग, हमने वो सब, इस देश का ज्ञान ध्यान धर दिया किनारे, और पश्चिमी सभ्यता के पगलाए हुए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ चले गए। एक ऐसी सभ्यता, कल्चर और सिविलाइजेशन में एक अंतर होता है। कल्चर कंजर्वेशन भी सोचता है, सिविलाइजेशन भोगवादी सभ्यता, कंज्यूम करो। अनफॉर्चुनेटली 1700 के बाद जितनी टेक्नोलॉजी में काम हुआ, उन्होंने कंज्यूमरिज्म और मेटेरियलिज्म को बढ़ावा दिया। एक बात। दूसरी बात, आपने जो जोड़ी थी वो कौन सी थी? बहुत अच्छी बात आपने कही थी। देखिए, बहुत, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि हम क्यों ना अपना व्यवसाय प्रकृति के माध्यम को बनाएं। पहले इकोनॉमी के लिए भी इंडस्ट्री थी, अब तो प्रकृति के जंगल से हमारे पैसे मिलने चाहिए। मैं क्यों करूं खेत में काम? मैं 36 पेड़ लगाऊं और उसका कार्बन क्रेडिट लूं, हवा, मिट्टी, पानी उससे जुड़ती है, उसका जब तक कि बहस देश और दुनिया में नहीं होगी, प्रकृति तो बचने वाली नहीं। और हम सौभाग्य से, और या दुर्भाग्य दोनों समझ लीजिए, अगर इकोलॉजिकल डिजास्टर कोई होगा, हमारे सर पे है, लेकिन हमारे पास एक एडवांटेज है। अब मुझे मोदी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, आपदा में अवसर, तो मैं भी ये समझ लेता हूं इस बात को कि अगर हमारी ये सीमाएं हैं तो हम उन्हीं सीमाओं का लाभ उठाएं। हम जंगल बेचें, पानी बेचें, हवा बेचें, मिट्टी बेचें, और वो हमारी आर्थिकी हो तो इकोलॉजी भी साथ जाएगी, इकोनॉमी भी। दूसरी बात, हमारे पेड़ों की कहानी इस तरह से है, हम जिन जंगलों का, चीड़ पाइन कार्बन सिक्वेशन में बहुत बड़ा योगदान नहीं करता, हाँ पैसे में कर देगा क्योंकि टर्पंटाइन निकलता है, तो इसलिए शायद प्रजाति बड़ा हिस्सा है। विच स्पीसीज, ओक कितना है, साल कितना है, और इसलिए अब एक बेहतर दर्जे की इकोनॉमी जो पहाड़ों को स्थिर कर सकती है वो है फ्रूट फार्मिंग। पेड़ भी है, फल भी है, और जड़ भी है जो मिट्टी को रोक सकती है, और उसके नीचे भी फसल। और ये प्रयोग गांव के हैं, गांव के प्रयोग हैं जिनको हम एक नई दिशा देनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से हम कहीं इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में हम एक मेजर कार्बन सिंकिंग के सोर्स हैं, हमने उसका फायदा नहीं उठाया। उसकी पैरवी की जाने के लिए अब हम ग्रीन मांगते हैं कि ग्रीन बोनस दो, ग्रीन बोनस। कल बिहार के कहने लग जाए हम कोयला देते हैं, ब्लैक बोनस दो। अपनी बात कहने के लिए विज्ञान तरीका होना चाहिए, और जीपी इसीलिए थी कि हमने इतना बढ़ाया, भाई हमको ये दीजिए। तो जब तक ये ऐसी रणनीतियां उस अब उस खांचे से बाहर निकलिए ना, बॉक्स से बाहर निकलना है कि हम उत्तराखंड
को ब्रांड भी बनाए। हमको तो प्रभु कृपा है, इतने सब कुछ हमारे पास है, हमने ब्रांडिंग नहीं की, सोच नहीं की। जो अभी दोनों साथी लोगों ने बोला, आज उसी का समय है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये रियलाइजेशन अब सरकारों को भी होने लग गया होगा, पॉलिसी में टुकड़ों टुकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में एक बड़ा योगदान करेगी, इसकी मुझे पूरी आशा है। हमारे विशेषज्ञों ने काफ़ी कुछ कह दिया है। अब मैं आप सभी से को सादर आमंत्रित करता हूं कि क्वेश्चंस जिनके भी हैं वो कृपया पूछ सकते हैं। हेलो 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 नमस्कार आप सभी को। जी मेरा नाम नवीन कुमार सडाना है, मैं देहरादून से ही हूँ। एक बहुत छोटा प्रश्न मेरा जोशी जी आपसे रहेगा। जब हरित विकास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और जब पहाड़ हमारे कंक्रीट में बदलते जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं, जल संरक्षण हमारा पूरा समाप्त होता जा रहा है और प्लास्टिक कचरा जो है वो जल, जंगल और जमीन को धीरे धीरे भरता जा रहा है, क्या ये कहना सही है कि हम हरित विकास की ओर हैं, या हम माने कि हम अपनी प्रकृति के साथ और आने वाले भविष्य के लिए एक विनाश की जो है एक रूपरेखा बनाकर जा रहे हैं? बहुत सही आपका प्रश्न है। सवाल यह है कि वो रणनीति और वो प्रयोग जो आज सबसे ज़्यादा आपको मैं एक आपके संज्ञान में ले आऊं कि सरकारें तो जो अपनी स्तर पर करती होंगी सो करती होंगी, लेकिन शायद पहाड़ के लिए जो सबसे बड़े उत्तर छुपे हैं वो गांव के अंदर हैं। गांव के अंदर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने आज तक हमारी जो सबसे बड़ी गतिविधि रही वो हमारी खेती बाड़ी रही है। सरकारें भी नहीं थी उस समय, जब गांव की खेती बाड़ी ने एक ऐसी स्थिरता पैदा की थी और एक सीमाएं तय की थी हर चीज के लिए। लेकिन जैसे जैसे सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो कि बायस भी है, अनस्क्रूपुलस भी है, उसकी जब जब एंट्री होगी और जिस तरह से हम इको टूरिज्म और उस भीड़ को यहां पे लाना चाहते हैं, अपनी आय का साधन बनाना चाहते हैं, उसके बीच में कोई लाइन नहीं खींची गई। मतलब मेरा कहना यह है कि प्रयोग जो गांव की स्थिरता के थे वो एक व्यापक रूप नहीं ले पाए, और कचरा जो मैं अभी कुछ समय पहले उनसे बात कर रहा था, बीकेटीसी के अध्यक्ष जी से, हमने कहा अगर आप पर दम और खम है तो आप ऋषिकेश से ऊपर कोई भी कचरा ना जाए, इस मतलब प्लास्टिक के रूप में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके और मेरे बीच में जो सबसे बड़े खतरे हैं वो 3 हैं। नंबर 1, जंगल के प्रबंधन की सही चिंता, दूसरा कचरा जो ब्लॉक कर रहा है, और तीसरा हमारी रणनीति में, पूरी रणनीति में जो झलक ज्यादा है वो इस रूप में है कि हम एक फास्ट ट्रैक इकोनॉमी की तरफ जाएं, लेकिन जो इको टूरिज्म की खरी परिभाषा है कि इसमें गांव इन्वॉल्व हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, सेटलमेंट पॉलिसी की भी समझ हो। ये इंक्लूसिविटी तभी आएगी जब एक विभाग ये नहीं बोलेगा, दूसरा और तीसरा बोलेगा, तीसरा, ये सब बैठकर इंटीग्रेटेड इंक्लूसिवली। पहाड़ में कम से कम वो परिस्थितियां नहीं है कि हम दिल्ली वाले मॉडल पर बात करें। हमारी फ्रेजिलिटी, मार्जिनलिटी और सेंसिटिविटी अपनी आप में वैल्यू रखती है। इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट। मैं फिर भी कहता हूं, आप गांव के जंगल, माटी, पानी के मॉडल को राष्ट्रीय रूप में भी और राजकीय रूप में भी क्यों नहीं अपना सकते? हमारे पास समझ हो, हम नई चीजों के लेने की होड़ में पुराना खो देंगे और इसीलिए ये असमानताएं पैदा होती हैं। हमने राज्य क्यों मांगा था? हमारे राज्य मांगने के पीछे हमारी प्राथमिकताएं थी, हमारी परंपराएं थी, हमारी स्टेबिलिटी थी, और जो भी नया था उसको जोड़ करके उसी को ऊपर उठाना था। हम रिप्लेसिव नहीं हो सकते, हमें रिप्लेनिश होना चाहिए। जो करते हैं गांव घर गांव में, वही बेहतर विज्ञान टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसी के बाजार हो, उसका ब्रांडिंग हो। अब आपके संसाधन, मेरा एक सवाल है आप सभी से, आखिर क्यों नोएडा और दिल्ली के लोग पहाड़ों में जमीन खरीद रहे हैं और हम गांव खाली कर रहे हैं? क्यों? वो स्पिरिचुअलिज्म, वो शांति, वो पीस,
उसकी चर्चा नहीं है। अब तो नई नई बातें होने लग गई हैं, पर क्यों लोग लेना चाहते हैं? क्योंकि उनके लिए दिल्ली में वो नहीं है जो पहाड़ में है, और पहाड़ अपने आप को खाली कर रहा है और वो कहीं और जा रहा है। ये सब विषय है, और उसका सबसे तत्काल है जो भी कहा, गांव गांव जब तक आर्थिकी का हिस्सा नहीं। देखिए अब ये रोमांटिक वर्ड हो गया एनवायरमेंटलिज्म, कोई नहीं सुनने वाला। उनकी लोकल इकोनॉमी के साथ अगर आप जुड़ जाएं, वही बेहतर हो। माइग्रेशन भी नहीं होगा, ब्रांडिंग होगी, और हम भी बड़े बाजार के रूप में दुनिया में जाने जाएंगे। ये मेरा इसका प्रति उत्तर। हेलो, हाँ हेलो। मेरा नाम अवधेश शर्मा है और मैं एक छोटा सा काम करता हूँ सीड सेवर का, बीजों का संरक्षण करता हूँ। परंपरागत कृषि पे भी मेरा काम है, और एक सीड लाइब्रेरी बनाई है मैंने जौनपुर के ब्लॉक में झंगेरी गांव में, तो झंगेरी झंगोरा से मानी जाती है। मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, कि आज प्राकृतिक खेती के बारे में बात हो रही है, प्राकृतिक खेती के बारे में नेचर की बात हो रही है, लेकिन जंगली जानवरों का इतना प्रकोप हो चुका है कि हम खेती को छोड़ रहे हैं। सरकार या आप जैसे समाज सेवी लोग उसके लिए क्या मदद करना चाहेंगे, किस तरीके से होना चाहिए? अभी देखिए, जहाँ तक जौनसर बाबर वाली बेल्ट में अदरक की खेती होती है, मेरे पिताजी कहते थे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है कि बंदर भी जान गया अदरक का स्वाद, कि अदरक की खेती को ऐसे हिलाता है और फेंक देता है। तो जो जंगली जानवर हैं प्रकोप मचा रहे हैं खेती के लिए, तो मैं सवाल कीजिएगा प्लीज। सवाल ये है कि इन जंगली जानवरों को रोकने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मार्गदर्शन। धन्यवाद। मेरा जोशी सर से है कि वही बताएं। ऐसा है आपका बहुत, और ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय भी इस समय उत्तराखंड में है। देखिए, कभी कभी किसी सवाल और किसी उत्तर की ढूंढ के लिए कुछ सवाल अपने से भी कर लेने चाहिए। जब दूसरे का घर उजाड़ोगे तो फिर तुम्हारे घर ही तो आएंगे खाने के लिए, उनके लिए कोई हमने कुछ परोस रखा है? सबसे बड़ा सवाल यह है। अब दूसरी बड़ी बात और मैं जो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में बंदर एक बहुत बड़ी चर्चा थी, सब पत्रकार मित्र लोग जानते होंगे, लेकिन वो आज दुनिया में आज भी नंबर 3 दुनिया में वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए है। सबसे बड़ा, मैंने पहली बार बंदरों के आतंक के बारे में हिमाचल प्रदेश में देखा था, लेकिन वही समाज, जानते हैं क्यों? जब गांव खाली होंगे तो बंदर ही तो आएंगे। एक नंबर 2, पहले चौकीदारा होता था, आज भी ऐसे गांव हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने पलायन आयोग से कहा कि तुम अल्मोड़ा को और पौड़ी को दिखाओ तो खाली हो गया गांव, जाओ ना चक्राता में, यमुना वैली में लोग, गांव खाली नहीं है। आज भी यमुना वैली कितने अनाज पैदा करती है, कितनी सब्जी पैदा करती है। हमने विषय को वैसे समझना चाहिए। नंबर दूसरा, हिमालय खाली हुआ और मैं अभी केदार घाटी में था, तो जो भालू है वो वहां का नहीं है, वो ऊपर से नीचे आ गया और उसको भी खाना चाहिए। ये उत्तर कहां है? उसमें सामूहिक किसी सरकार के नहीं, हम सबका हम कारण है। इसलिए हमने इतना सब कुछ प्रकृति के साथ खेल करके बिगाड़ दिया, उसके दुष्परिणाम झेलने होंगे। एक दूसरी बात, अब हमारे पास क्या विकल्प बचता है? गांव नहीं खाली होंगे तो जो बचे हैं उनको भालू और बंदर खा देंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए समग्रता, इसलिए मैंने कहा जंगल विभाग ये तय करे कि भाई तुम किसके लिए जंगल लगाते हो? आदमी के लिए लगा रहे हो तो जानवरों के लिए लगा दो। भाई उनका घर उजाड़ दिया है आपने, उनकी उस परिस्थिति को वापस लाइए, या ऐसी खेती हो। मैंने ये प्रयोग किया है माल देवता में, मसालेदार खेती को, मसालेदार खेती में रिलेटिवली ये कम आक्रमण करते हैं, लेकिन अभी पता चला है वो नुकसान जो हम प्रयोग कर रहे हैं उस नुकसान में वो खोद देते हैं नीचे को। तो अब ये कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसका उत्तर कहीं गांव के बीच में भी है। मुझे पता है भिंडी को बंदर नहीं छूता, क्योंकि गांव वाले ने बताया, उन्होंने, उनके पास भी प्रयोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरा आने वाले समय में बड़ा भारी मुद्दा बनेगा, और इसके पीछे कुछ दोष हमारे भी हैं। हमने उनके घर छीन लिए, वो हमारे घरों में आएंगे, और फिर प्रजातियां भी बदल गई। अब आप देखिए बंदरों की हालात क्या है, लंगूरों के हाल, लंगूर तो उतना घातक नहीं है जितना बंदर हो गया। पर इसमें कहीं अपना प्रबंधन के भी सवाल हैं जो कि हमने खुद बिगाड़े, ये बड़ा सत्य है। और इसे स्वीकारेंगे तभी सॉल्यूशन भी होगा। अगर हम बार बार प्रतिरोध नहीं साहब ऐसा नहीं है, तो शायद सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। सॉल्यूशन आने के लिए पहले समस्या की गहराई को स्वीकार के तब प्रयोग के लिए आगे जाना चाहिए। और अभी भी मैं कह रहा हूं,
अगर आप शोध कर लें, कई गांव हैं जिन्होंने अपनी रणनीति तय कर रखी है। मैं बता देता हूं आपको, ताकुली गांव अल्मोड़ा में, वहां पे सुअरों का बड़ा प्रकोप था। एक गांव वाले से बात की, उस लड़के ने क्या प्रयोग किया, उसने 40,000 के टिन खरीद दिए और टिन खरीद के उसने अपने पूरे खेती के चारों तरफ वो टिन लगा दिए। एक साल में उसने 40,000 रुपए की अपनी फसल वापस ले ली। उसने वो प्रयोग कर दिया, मैकेनिकल मेथड। तो ये इजाद होंगे, ये प्रयोग इजाद गांव के बीच में होंगे, जिसको पॉलिसी पे और सरकार